हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 109 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। नातेदारी का समाजशास्त्र आपकी बुक का नाम होने वाला है। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है और ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ जिसमें मैंने आंसर्स भी लिखे होते हैं। ठीक है। और हाँ, आंसर्स जो होते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजी में समझ में भी आ जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिया है वैसे, पर मैं एक बार दिखा दूं आपको कि आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होता है। वही 100 नंबर का पेपर है आपका, 3 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैंने उठाए हैं। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के करो। ठीक है। उनमें से जो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है उनको पहले करो आप। ठीक है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपको ईजिएस्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो और अच्छी बात है ना, फिर क्यों मेहनत करने ज़्यादा फालतू का। तो ये तरीका रहता है मेरा। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपके पेपर है, आपके नंबर आपको मिलेंगे ऑब्वियसली। सबसे पहला क्वेश्चन है, विवाह के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो कितने प्रकार के विवाह होते हैं भारत में या पूरे दुनिया में, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज की हम बात करेंगे मेनली, पहले तो सबसे पहले कि आज के समय में किस प्रकार के विवाह होते हैं। पुराने समय की हम बात अभी नहीं करेंगे, पहले मैं आपको आज के जो प्रकार हैं विवाहों के वो बताएंगे। सबसे पहले होता है एकल विवाह, यानी कि जिसमें कि आप एक ही शादी करते हो। ठीक है। अब वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, और दोनों आपस में शादी करते हैं और एक ही बार ही करते हैं। उनके साथ ही वो पूरा जीवन बिताते हैं अपना, जैसे कि आपके पेरेंट्स है ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक साथ बिताया है। तो उसको बोलते हैं एकल विवाह। दूसरा होता है बहुविवाह, जिसमें कि आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं। अब वो दोनों के लिए होता है, पत्नी भी एक से ज़्यादा शादी कर सकती है और पति भी। ठीक है, मतलब उन दोनों के एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुविवाह। जैसे उस समय के राजा महाराजा नहीं करते थे पहले, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो वो सिर्फ राजाओं के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था। महिलाओं का सिर्फ एक ही पति होता था। लेकिन अभी जो है विवाह जो चल रहा है वो बहुविवाह हो रहा है। अगर एक लड़का, जैसे कि आप अमेरिका वगैरह में देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो लेडीज होती हैं या जो मेंस होते हैं वो एक से ज़्यादा पार्टनर रखते हैं बेसिकली। ठीक है। तो उनके ज़्यादा विवाह देखने को मिलते हैं। तो ये आपको, जैसे कि क्योंकि वहाँ पे स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है कैसा होता है। तो वो जो स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर्स होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब जैसे कि मेरे फादर होंगे, ठीक है, मेरे फादर मेरे सगे होंगे, लेकिन मेरी जो मम्मी होगी वो कोई दूसरी होगी। मतलब मेरी जो रियल मम्मी है वो नहीं होके कि वो कोई और मम्मी हो सकती है। तो ये एक जो है कॉन्सेप्ट चलता है वहाँ पे, इसलिए स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर होते हैं। यानी कि मेरी मम्मी के कोई बच्चे हो सकते हैं तो वो मेरा स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ है आंतरिक जाति और धार्मिक विवाह, यानी कि या तो जाति के अंदर जाति के बाहर। 2 प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मल वे में। अभी जो फ़िलहाल में आपको नया विवाह भी देखने को मिलता है जिसमें कि जाति से बाहर भी विवाह करते हैं कुछ लोग। ठीक है। कुछ समाज नहीं एक्सेप्ट करता है आज भी, पर जो लड़की-लड़के हैं वो शादी करते हैं। ठीक है। अब कोई लड़का पता चल रहा है हिंदू है, लड़की मुसलमान है, तो वो शादी करते हैं। तो ये अंतर जो है जातीय विवाह होता है, जिसमें कि मतलब जाति से बाहर निकल के हम विवाह करते हैं। ठीक है। एक होता है जाति के अंदर विवाह करना, यानी कि अपनी ही धर्म के व्यक्ति के साथ हम जब विवाह करते हैं उसको बोलते हैं। उसके अलावा कोर्ट मैरिज जो है एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि हम कोर्ट में जाके शादी करते हैं, उसमें सिग्नेचर करते हैं, उसकी कोर्ट की मोहर होती है उसमें, और हमारी शादी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप शादीशुदा हैं आज से। ठीक है। और एक होता है आप नया बिल्कुल न्यू न्यू में चल के आया है लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें कि लड़का और लड़की शादी नहीं करते हैं पर बाकी सब कुछ करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है। पर वो विवाहित नहीं होते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है। अंग्रेजों ने निकाला है ऑब्वियसली, ऐसा इंडिया में तो कभी मैंने देखा नहीं है कि ऐसा होता होगा, और अब कभी होगा भी शायद। पर हाँ, अभी फ़िलहाल में तो मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो ये सब कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो कर रहे हैं कि लिव इन में रहते हैं, सब कुछ करते हैं पर शादी नहीं करते हैं। समाज में सक्रिय विवाह स्वीकार्य, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। समाज में स्वीकार्य विवाह, तो एक प्रकार का जो विवाह है वो होता है ब्रहा विवाह। इसमें जो है मतलब ये पुरानी विवाह है जो कि हमारा समाज पहले से एक्सेप्ट करता हुआ आ रहा है। तो ब्रह्म विवाह में बेसिकली बहुत ही श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। नॉर्मली आप यही विवाह देखते हैं हमारे समाज में, पहले देखते थे, अब तो नहीं होते हैं शायद। तो इसमें बेसिकली दहेज जो पड़ता है उसको, उसकी शर्तें नहीं होती है कुछ भी कि दहेज लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, उसको छोड़ के ये जो है होता है, ये रीति रिवाज से फॉलो होता है, जिसमें कि हमारे जो भी रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि सभी धर्म के अलग अलग होते हैं, हिंदुओं के, मुस्लिमों के, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध। तो उन सबको फॉलो करके इन विवाहों को कराते हैं। उसके अलावा होता है एक अर्श विवाह, यानी कि गाय को जो है या जो बैल की जो जोड़ियाँ होती हैं उनको दान करते हैं विवाह में, मतलब उनके रीति-रिवाज होते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। एक होता है देव विवाह,
अब देव विवाह में कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इसमें होता क्या है देव विवाह के अंदर कि अब लड़के जो लड़की वाले जो पेरेंट्स होते हैं, जो लड़की के अपने मतलब दामाद ढूंढते हैं, उसमें नॉर्मली लड़की को पता चल रहा है विवाह नहीं हो पाया, टाइम ज़्यादा हो गया है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो उस समय उस कंडीशन में जो पेरेंट्स होते हैं लड़की के, वो क्या करते हैं, लड़की को किसी पुजारी के पास जो है, या पुजारी को बेसिकली उससे शादी करा देते हैं, यानी कि जो यज्ञ में लगा हुआ है, किसी धार्मिक अनुष्ठान जो है, जो धार्मिक कार्य कर रहा है, उसको सौंप देते हैं, उससे शादी करा देते हैं। सौंपने का मतलब हो रहा है शादी शादी करा देना उस व्यक्ति से, ठीक है, सौंपने का मतलब नहीं होता है। और प्रजापत्य विवाह यानी कि पिता जो है धर्म का आचरण करता, मतलब बेसिकली जो पिता है इस वाले विवाह में, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, जो लड़का बेसिकली जो लड़की का जो पापा होता है, वो लड़के से एक वचन लेता है कि आप मेरी जो बेटी है उसको बहुत ही सही तरीके से रखेंगे और धर्म को फॉलो करेंगे, इस तरीके की जो है शर्तें रखता है। किसी केस में शर्तें रखने का तरीका होता है। तो ये विवाह के 2 प्रकार लिखे हैं मैंने, वैसे अलग-अलग है। बाकी आपको जो हिसाब से आपको सही लगता है, जो आपको याद रहे, आप उसको लिखना है, ठीक है? बाकी प्रकारों में जो मेन जो है ना, वो ये मॉडर्न वाले ही हैं, ठीक है? इनको आप ज़्यादा याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोबारा से, और इनको ही आपको याद रखना है मेनली तो। और अगर कम पड़ जाए पेज, तो मैंने ये एक्स्ट्रा के लिए लिख दिया है, ठीक है? बाकी इनमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे, लिव इन के अंदर भी बहुत सारी आप बातें लिख पाएँगे। मुझे पता है कि आप मैं आपको पॉइंट दूँगा और आपको ईज़िली उस पे समझने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें यही चाहिए होता है कि कोई मुझे पॉइंट बता दे, मैं लिख लूँगा या लिख लूँगी। तो ये रहता है। सेकंड चीज़ है कि द्रविडियन नातेदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अ, तो मेनली जो क्वेश्चन है वो आपको पता है, द्रविडियन जो समाज है वो कहाँ पे मिलता है, हमारे भारत के साउथ में, ठीक है? साउथ भारत जो है, इंडिया जो है उसमें मिलता है। जो आप साउथ मूवीज़ देखते हैं ना, वहाँ पे आप देखते होंगे कॉन्सेप्ट चलता है क्रॉस कज़न्स का, ठीक है? क्रॉस कज़न्स कौन होते हैं जिससे कि आप शादी कर सकते हैं। क्रॉस कज़न्स में कौन-कौन आते हैं? क्रॉस कज़न्स में आते हैं आपके मामा के बच्चे, ठीक है? उनसे हम इसमें मतलब द्रविडियन व्यवस्था में शादी करने का प्रावधान होता है, कर सकते हैं। और जो बुआ के बच्चे होते हैं उनसे शादी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप हो, ठीक है? आपकी जो बुआ के बच्चे होंगे उनसे आप शादी कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाओ इमोशंस के साथ में। और अगर आपके मामा के बच्चे, तो उनसे आप शादी कर सकते हो, तो वहाँ पे साउथ में जो है ये कॉन्सेप्ट चलता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा काफ़ी सारी, तो वो ऐसा होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, डीएनए वाला सिस्टम वही आता है कि बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि एक ही खून जो होता है ना, वो उससे जो है दिक्कत होती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें कोई ना कोई बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है। कोई किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, तो वो बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एक-दूसरे से फिर, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए जो है ये साइंटिफिकली भी प्रूव भी है कि गोत्र से बाहर शादी करना चाहिए हमें। तो इसमें लेकिन यहाँ पे जो है गोत्र के अंदर ही शादी कर लेते हैं कभी-कभी, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि क्योंकि क्रॉस कनेक्शन हो गया है, बुआ ने किसी और से शादी की है, मतलब किसी व्यक्ति से, तो वो क्रॉस में आ जाता है, तो इसलिए शादी कर देते हैं। और उससे मामा का भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो उनका एक अलग सिस्टम है, उनके लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। वो उनका अपना जो है मत है उस चीज़ को लेके। मैं आपको बस समझा रहा हूँ क्या होता है इसमें, ठीक है? बाकी मैंने लिख दिया है कि जो 2 श्रेणियों में जो है इनका जो परिवार होता है वो डिवाइडेड होता है। एक होता है समांतर भाई-बहन, समांतर मतलब जिसमें कि रियल ब्रदर्स आते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स के बच्चे, यानी कि आपके भाई-बहन जो होंगे सगे वाले। और दूसरे होते हैं आपके माँ के जो बहन के बच्चे, यानी कि मौसी के जो बच्चे होते हैं वो सगे में आते हैं, उनसे शादी नहीं कर सकते। ठीक है, शादी किससे कर सकते हैं? क्रॉस कज़न्स, जो मैंने आपको बताया अभी, क्रॉस वाले जो होते हैं, यानी कि मामा के और बुआ के इन बच्चों से हम शादी कर लेते हैं, साउथ में, ठीक है? द्रविडियन स्टाइल में जो होता है। उसके अलावा वंश की अपेक्षा गठबंधन पर जोर, हाँ, इसमें जो है ना मेनली जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो गठबंधन जो है बनाने पे जोर देता है। जैसे कि आप मोमडन्स में देखते हैं ना, जो व्यवस्था आपको देखने को मिलती है वहाँ पे, वो लोग जो है वंश को नहीं देखते कि भाई अलग-अलग हम किसी और से शादी करें, किसी और गोत्र में, किसी और उसमें शादी करें, नहीं, उनका जो है ना अपनी फैमिली में ही उसको उनको लगता है कि प्रेम बढ़ जाए, ताकि और हमारी नई रिश्तेदारी ना बन के हम अपनी ही जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हीं को मजबूत करें। तो इसीलिए भी जो है ये लोग अपनी ही जो बेसिकली समुदाय होता है उसी में ही शादी करते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ के चलना इसको। उसके अलावा सामाजिक एकता और मजबूती को बढ़ावा देना, एकजुटता जो होता है, उसको जो है ये बढ़ावा देते हैं। ऐसा करके मैंने आपको बताया ना, संगठन बढ़ता है इससे, तो इसीलिए महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है ऐसे समाजों में। मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ में आप देखेंगे कि महिलाओं को इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है? आगे चलते हैं। तीसरा है आपका नातेदारी और लैंगिक के बीच संबंध, यानी कि एक तो है टॉपिक नातेदारी और एक है लैंगिक।
तो 2 टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं ये पूछ रहा है। सो संबंधों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला है विवाह के बाद। यानी कि हम देखो, जब भी हम संबंध, जैसे कि हमारी रिश्तेदारी होती है, आपकी हमारी जब शादी होगी फ्यूचर में, अगर जिसकी हो चुकी है उसकी बात नहीं करो, जिसकी होगी या जिसकी हो चुकी है, तो जब हम शादी करते हैं तो हमारे संबंध बनते हैं, लैंगिक संबंध, ठीक है? शादी के बाद जो लड़का-लड़की शादी करते हैं तो उनके बीच में फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो इससे जो गोत्र होता है वो आगे बढ़ता है। क्योंकि आप खुद भी सोचो ना, मतलब जब रिश्तेदारी जब बनती है तो वो कैसे बनती है? शादी से ही तो बनती है। जब आप विवाह करते हैं तो एक नए रिश्तेदार आपके सामने आते हैं, वो आपसे जुड़ते हैं, ठीक है? एक नया परिवार क्रिएट होता है, तो ये हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। हमारे मम्मी-पापा कैसे मिले होंगे? उनके मिलने की वजह से हमारे दोस्त जो परिवार है, मम्मी की जो फैमिली है और हमारी पापा की जो फैमिली होती है, वो आपस में मिले, ठीक है? तो एक बड़ा समूह बनता है, तो ये एक नातेदारी का एक एग्ज़ाम्पल है। उसके अलावा लैंगिक और लिंग भूमिकाएँ और पहचान, यानी कि समाज या फिर जो रिलेशनशिप्स होती है, उसमें आप देखते हो कि जो हमारे पापा होते हैं, उनकी भूमिका अलग होती है, हमारे मम्मी की भूमिका अलग होती है ना? जो फादर होते हैं वो बाहर जाके पैसे कमाते हैं, कहीं-कहीं पे महिलाएँ भी कमाती है, मामा जो मम्मियाँ होती हैं वो भी काम करती हैं। लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप्स होती है, उनकी जो भूमिकाएँ होती है घर में, जो रोल्स होते हैं वो सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है? आपने तो पता ही है, देखो नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसे में कोई डिबेट करने की बात नहीं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। नॉर्मल सी चीज़ है, हमें नॉर्मल हम देखते हैं अपनी घरों में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? भूमिकाएँ अलग-अलग होती है। राजवंश और उत्तराधिकार, यानी कि बच्चे पैदा करना इसमें होता है, यानी कि अपने राजवंश को आगे पहुँचाना, उत्तराधिकार पैदा मतलब बच्चे पैदा करना, और सामाजिक नियंत्रण और सम्मान जो है वो आपको देखने को मिलता है। जब आप शादी करते हैं तो एक नया सम्मान आपको मिलता है, किसी और के परिवार में, है ना? आप शामिल होते हो, ठीक है? तो ये हमारे रिश्तेदार होते हैं जो कि हमें एक नया फैमिली का जो है सुख देते हैं, ठीक है? अब वो लड़की की तरफ से हो सकता है, लड़के की तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से होता है। लैंगिक विविधता को प्रमाणित करना। लैंगिक विविधता का मतलब होता है, आप जैसे कि अब बहुत सारे जेंडर्स आपको देखने को मिलते हैं ना, मेल फीमेल के अलावा भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं, और समलैंगिक विवाह, यानी कि समान लैंग के जो लोग होते हैं, जिनका लिंग जो है समान है। जैसे कि महिला महिला से शादी कर लेती है, पुरुष पुरुष से कर ले रहा है, तो वो लैंगिक समानता है, उसको भी आज हमने प्रमाणिकता दे दी है कि भाई आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक जो है उनकी फीलिंग्स है, उनकी भी ना, उनको भी हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा संविधान इसको पावर देता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ऐसे सभी जगह है, ठीक है? तो एक मानवता के लिए ये हम करते हैं ऐसा कि भाई कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं, आपकी भी फीलिंग्स है, ठीक है? वो आपस में शादी कर सकते हैं, और उनको भी एक थर्ड जेंडर का करके जो है, आपने देखा होगा, थर्ड जेंडर जो है एक कॉलम होता है, पहले तो मेल और फीमेल था पहले सिर्फ, आज थर्ड जेंडर भी मिलता है। तो जो लोग उससे मेल और फीमेल के अलावा कोई और दूसरे होते हैं, तो उनको भी आज हमें सम्मान देने का अधिकार है, ठीक है? उनको सामान लेने का पूरा अधिकार है, ठीक है? बाकी अभी इतना ही मैंने कराया है, क्योंकि मुझे ये कुछ इम्पोर्टेंट लगे, और अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट करके। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम से पहले वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ, अगर टाइम रहेगा तो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।